चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था? टॉर्क पढ़ा था। टॉर्क क्या होता है अब्दुल्ला, बताओ बच्चे, व्हाट इज टॉर्क? सर मैं लास्ट क्लास में डिस्कनेक्ट था, शुरू के 10 डिस्कनेक्ट से हो गए थे। सर शुरू के 10 वीडियो मिनट से देख ले, अटेंड। वीडियो देख लो बच्चे, मेरी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी एक फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे टॉर्क कहा जाता है। जैसे हमने बताया था, दरवाजा है और दरवाजे का टॉप व्यू है मान लो, और हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स की वजह से ये दरवाजा जब बाहर खुलेगा, मतलब कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो उसको हम टॉर्क कहेंगे। टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कोई डाउट बच्चों इस चीज को लेके? सर हाँ, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि रेडियस कितना है, फोर्स कितना है और साइन एंगल कितना है, आर एफ साइन फाई। तो लास्ट क्लास में हमने टॉर्क निकालना का फॉर्मूला बताया था आपको कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। बट अब अगर हमारे पास आर है, एफ है और साइन फाई एंगल है, तो हम ये वैल्यूज पुट करके कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना रेडियस है, कितना एंगल है, टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट क्या होता है, कभी कभार हमें ये रेडियस और फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज नहीं दिया होता है, और वो वेक्टर फॉर्म में दिया होता है। मतलब वेक्टर फॉर्म मतलब उसमें आई जे के फॉर्म में दिया होता है। तब हम ये फॉर्मूला, ये तरीका नहीं लगा सकते, या फिर लगा तो सकते हो बट एक्चुअली क्या है, रेडियस फोर्स एंगल आपके पास है नहीं, और तो कैसे निकालोगे? और दूसरी बात ये कि ये फॉर्मूला दिया तो है ऑल दो, बट ये फॉर्मूला एक तरीके से कुछ सफिशिएंट नहीं है। कारण क्या होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस फॉर्मूले से टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो आ जाता है, अमाउंट कितना है, बट डायरेक्शन निकालने के लिए हमें दिक्कत आती है, डायरेक्शन नहीं निकल सकती इस फॉर्मूले से। दिस फॉर्मूला इज ओनली मेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। बट इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो आपको अलग तरीका चुनना पड़ेगा, दूसरी तरीके से करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे। तो अब हम थोड़ा कहानी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखो बच्चे, होता क्या है कि टॉर्क के बारे में तो हमने जान लिया है। अब अगर हम बात करें आगे की, तो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उस टॉर्क में काम आएगा, अभी आपको बताएंगे सारी कहानी। देखो बच्चों, जब हम 6 चैप्टर में थे तो हमने आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी। बताओ बच्चे, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट? बोलो। अगर टू वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के बताते हैं अभी आपको। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप की होती है तरीके से। दो दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट भी आ सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी आ सकता है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू क्वांटिटीज, जैसे ए और बी वेक्टर क्वांटिटी, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, उससे सी आता है, और सी जो क्वांटिटी है वो स्केलर नेचर की है, तो उसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट के नाम से बुलाया जाता है, जो कि हम पढ़ते थे 6 चैप्टर में। जैसे कैसे एग्जांपल लेते हैं,
वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास वर्क डन आता है। और अगर देखा जाए तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। समझे बच्चों? बट ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर ही आएगी, आने वाली है, तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट को हमें डीपली पढ़ना पड़ता है, क्या कहानी होती है, क्या नहीं होती है। थोड़ा-सा हम इसके बारे में आइडिया देते हैं आपको। तो आगे बढ़ें बच्चों? आवाज़ आ रही है मेरी, क्लियर है? चलो। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? जैसे अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है ए और एक है बी। अगर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो और तीसरी वेक्टर क्वांटिटी आती है सी, तो ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। अब मान लो बच्चों ये है ए और ये है बी, तो बात मल्टीप्लिकेशन की नहीं है और बात मैग्नीट्यूड की नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना फिर भी काफ़ी सिंपल होता है। काफ़ी सिंपल होता है, अभी आपको बताते हैं। डायरेक्शन का सारा पंगा होता है। जैसे मान लो कि आपने ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, अब सी वेक्टर आया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी फिर? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ सी? डायरेक्शन ऑफ सी। तो सी की डायरेक्शन का पंगा ये होता है कि इसमें हमें राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ता है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? ये कहता है कि अपने हाथ को रखो, ए से बी तक फिंगर्स को कर्ल करो। अपना हाथ पूरा ऐसे यूँ हाथ स्क्रीन पे मतलब पेपर पे रखो, ए से बी तक फिंगर्स को कर्ल करो, तो थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। यहाँ से यहाँ अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, बंद करो, क्लोज़ करो। यहाँ अपनी हाथ की हथेली रख दो, जैसे हाथ की हथेली है, थंब को बाहर की तरफ रखो, थंब को अपने पेपर पे रखो, सीधा हाथ रखो, उसे कर्ल करो ए से बी की तरफ। अपनी चारों उँगलियों को ए से बी की तरफ कर्ल करो। चारों उँगलियों को जब ए से बी की तरफ कर्ल करोगे, तो मुट्ठी बंद हो जाएगी और थंब आपको बाहर की तरफ डायरेक्शन देगा, आउटवर्ड। समझ में आ रहा है ये मेरी बात? हेलो, Yes, sir. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ये आपका हथेली है, ऐसे यूँ फ्लैट रखो उसको, यूँ, और स्क्रीन पे रखो ऐसे यूँ, स्क्रीन मतलब स्क्रीन पे या फिर कॉपी पे ऐसे रखो और उसको बंद करो ऐसे। ये हाथ है पूरा खुला हुआ और ये बंद करोगे ऐसे, अंदर की तरफ बंद करोगे। ठीक, ए से बी की तरफ लेके जाओगे, बंद करोगे। अब यहाँ मुट्ठी बंद हो जाएगी और थंब जो होगा वो आउटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन देगा। कुछ आइडिया लगा बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अपने थंब को बाहर रखो, मतलब थंब को बाहर क्या रखो, जैसे ए वेक्टर रखा हुआ है, तो ए वेक्टर है जैसे हमको दिखाया, उस पे अपना हाथ रख दो यूँ, बिल्कुल प्लेन, और बंद करो ए से बी तक हाथ को, फिर बंद करो, मुट्ठी बंद करो ए से बी की तरफ। थंब बाहर की तरफ आपको आउटवर्ड डायरेक्शन देगा। ये आउटवर्ड डायरेक्शन देगा। तो इसमें क्या होगा कि मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वैसे एक अजीब-सी चीज़ है जो कि बताना आपको अजीब-सा लगेगा। देखो अच्छे एक्चुअली क्या होता है कि बहुत अजीब-सी चीज़ है। ये चीज़ क्या होती है कि जैसे अगर ए इधर है, बी उधर है, तो सी आउटवर्ड है, आउटवर्ड ऑफ प्लेन। अब बच्चे पूछते हैं सर आउटवर्ड ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली सी आउटवर्ड ऑफ द प्लेन नहीं होता है। एक्चुअल में आउटवर्ड ऑफ द प्लेन नहीं होता है। जस्ट हमने नोटेशंस बना रखी हैं कि उसको मानने के लिए। मतलब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप सोचो नहीं उसको। मतलब दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। ये मान के चलो कि इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कहानी जो बताई जा रही है, आप उसको कहानी की तरह सुन लो बस जस्ट। इसमें कोई लॉजिक नहीं है या कोई कहानी नहीं है। कोई भी मतलब लॉजिकल कहानी नहीं है। ऐसे ही बस सुनते जाओ कि क्या है, क्या नहीं है। जस्ट क्योंकि ये बच्चे एक तरीके से वाहियात सी चीज़ है देखा जाए तो, मतलब इसका कोई लॉजिक-वॉजिक नहीं है। आप समझोगे, परेशान हो जाओगे, बहुत मत्था-बच्ची करोगे। तो ये सब नहीं करना आपको, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो मतलब ऐसा हमें मान के चलना पड़ता है कि अगर है, तो ख़ैर देखो जैसे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो सी आउटवर्ड आया। आउटवर्ड को मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इस फिगर पे, क्योंकि आउटवर्ड बाहर आएगा, मेरी तरफ आएगा। बट वो जो आउटवर्ड होगा, वो आउटवर्ड जो होगा, जो कि सी होगा, अब वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी से भी परपेंडिकुलर होगा।
ये बताओ बच्चे समझे या नहीं समझे? बाहर की तरफ है, अगर आप इस पॉइंट पे पेन रख दो और उसकी निब बाहर की तरफ करो, बाहर की तरफ रखो, तो वो जो होगा तीनों के तीनों ए, बी और सी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएँगे और मतलब जो थर्ड वेक्टर आएगा वो दोनों से परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि ऐसा रूल होता है, ये रूल होता है। अब देखो बच्चे मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको बार-बार ये चीज़ रिपीटेडली बोलता रहूँगा, इसमें लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक नहीं है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर सी परपेंडिकुलर क्यों होता है? हाथ को कर्ल क्यों करते हैं? ये क्यों करते हो? कुछ नहीं बच्चे वाहियात चीज़ है, करना है तो करना है। बनाए हैं रूल तो रूल बना लिए। कई बच्चे कहते हैं सर इंडिया में लेफ्ट साइड क्यों चलते हैं, फॉरेन में राइट साइड क्यों चलते हैं? भाई बनाया है रूल बना लिया। क्यों बनाया है रूल? आसानी हो, हमारी कन्वीनियंस के चक्कर में बनाया है। क्या हमें चीज़ों को करने में आसानी हो, कैलकुलेशन में आसानी हो। ये रूल बच्चे हमने ही डायरेक्ट किए हैं अपने हिसाब से। इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कई चीज़ों के पीछे कोई खास लॉजिक नहीं होता है, बस है तो है। तो सी जो है वो ए के परपेंडिकुलर होगा और सी है वो बी के परपेंडिकुलर। एक्चुअली सी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सही बताएँ तो आपको रियलिटी में। बट ये है कि जो है कहानी है उसकी तरह समझते जाओ। दिमाग मत लगाना कि एक्चुअली कोई डायरेक्शन होती भी है, इसका सोचना नहीं। तो ये बच्चे ऐसा होता है, ऐसा लॉजिकली हमें मानना पड़ता है, बस ये मान के चलो। अब जैसे ये आ गया, तो अब कहने का क्या मतलब है कि जैसे लेट अस टेक हमारा कोई एक वेक्टर है ए और कोई एक वेक्टर है बी। तो जैसे कि इस फिगर में ए जो है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग है और जो बी है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग है। तो इसका मतलब जो सी आएगा वो कौन-सी डायरेक्शन के अलोंग होगा? बताओ Z. बच्चे। आपको ज़ेड देखो ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है ज़ेड। तो जो सी होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसमें लॉजिक नहीं है, मैं फिर बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे कहानी की तरह है। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको बस बताया जा रहा है ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, बस आप समझते जाओ कि हाँ, ऐसा होता है, ये होता है। इसमें कोई लॉजिक-वॉजिक नहीं छुपा हुआ है, इसमें कोई फिज़िक्स नहीं है एक्चुअल में। मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में कई-कई चीज़ें लॉजिकली होती हैं, कई-कई नहीं भी होती हैं। कई-कई चीज़ सिर्फ़ कन्वेंशनल होती हैं, कन्वेंशनल जो बनाया होता है। तो जो सी की डायरेक्शन होगी वो ज़ेड डायरेक्शन होगी, ये हमें मानना पड़ेगा। तो मतलब कि इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, द थर्ड वेक्टर और द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ इट्स इनिशियल वेक्टर। जो जो वो जिन वेक्टर से मल्टीप्लाई होके वो बन रहा है, उसके उन दोनों के वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर प्रोडक्ट में। जैसे कि अगर एक है एक्स डायरेक्शन में, एक वाई, तो इनका रिजल्टेंट जेड में हो गया। फिर एक्स का मतलब एक मान लो आई है, आई डायरेक्शन में, एक है जे डायरेक्शन में, तो सी जो होगा वो के डायरेक्शन में, आई जे के, आई जे एंड के, ऐसे, ऐसा कुछ है। तो ये समझे आप लोग? थोड़ा बच्चे मतलब पता चला कि क्या कन्वेंशन है? कुछ आइडिया लगा बच्चों? हेलो, हेलो, हेलो। अरे भाई कुछ Yes, आइडिया sir. लगा? इसमें दिमाग मत लगा लेना, बस एक चीज़ बता रहा हूँ, साफ-साफ कह रहा हूँ। ऐसा मत सोच लेना मैं दिमाग लगा लूँगा। दिमाग तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है, बस जो बताया जा रहा है कहानी की तरह सुनो कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सी आएगा, सी जो होगा वो ए और बी से परपेंडिकुलर होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये बच्चे लॉजिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे मान लो ये आई है और ये जे है और ये के है, मान लो एक सर्कल सा बना लिया हमने, आई जे के सर्कल। तो होता क्या है बच्चों, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए और बी का, तो सी आता है। तो मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था कि कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। जब ए से बी हम लोग फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो सी आता है, तो सी मिल जाता है। अब इसमें भी खास बात ये होती है बच्चों, जैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। अब बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर ए और ए क्रॉस बी में भी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर में, और बी और क्रॉस ए में भी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है, बट ये बराबर क्यों नहीं है? उसका कारण सिर्फ डायरेक्शन होता है बच्चों। जैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वैसे तो बराबर ही होते हैं, क्योंकि वी आर मल्टीप्लाइंग ए एंड बी, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट ए क्रॉस बी में क्या होता है कि जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब आपका उस केस में आउटवर्ड आएगा, अगर आप देखना। और अगर आप बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब आपका इनवर्ड आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम बात करें, जैसे हम 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। उसका कारण ये होता है वो दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट हो जाते हैं उल्टा। मतलब कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आगे-पीछे कर दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ये नॉट इक्वल होता है और ये इक्वल होता है। नेगेटिव क्यों लगाया, कोई बच्चा बताएगा? व्हाई वी आर अप्लाइंग नेगेटिव? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, व्हाई? बोलो। डायरेक्शन की वजह से। देखो अच्छे, ए क्रॉस बी अगर बाहर है और तो बी क्रॉस ए अंदर है, मतलब कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक्चुअल में एक एक बराबर होता है एक दूसरे के, बट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑलवेज इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स और ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एंड बी क्रॉस ए आर अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो उसमें क्या होगा कि ए से बी को फिंगर्स फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा, ए से बी की तरफ, और बी क्रॉस ए में बी से ए की तरफ करना पड़ेगा, आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव साइन लगा के इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। सो अब इसमें भी कुछ चीजें हैं बच्चों, तो जैसे कि आपने कुछ चीजें सीखी, जैसे पहला तो आपने ये सीखा, दोबारा थोड़ा रिवाइज करा देते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ बहुत मत्था-पच्ची है। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट इजी, इजी चीज नहीं है, थोड़ा मत्था-पच्ची वाली चीज है। और स्केलर प्रोडक्ट काफी आसान था। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड क्वांटिटी भी वेक्टर होती है, तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसको स्केलर प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसके 2 नाम है, वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। पहली चीज़ ये हम बताते हैं आपको। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हो, तो मैग्नीट्यूड की तो कोई दिक्कत नहीं, आफत नहीं, वो आप निकाल सकते हो। डायरेक्शन में क्या होता है कि सी की जो डायरेक्शन होगी वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगी, और उसको निकालने के लिए आप राइट हैंड रूल लगाओगे। राइट हैंड रूल में क्या होता है, ए से बी की तरफ की डायरेक्शन आपको सी की डायरेक्शन देगी, जो कि इस फिगर में आउटवर्ड आएगी। फिर हम ये बताते हैं कि जैसे अगर आप देखो, तो अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो और बी क्रॉस ए कर रहे हो, कहने के नाम पे बात बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज तो बिल्कुल ये बराबर ही है, क्योंकि आप 4 इंटू 3 करो या 3 इंटू 4 करो, बात बराबर होती है मल्टीप्लिकेशन में। बट वेक्टोरिकली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ए क्रॉस बी में आपको ए से बी की तरफ कर्ल करना पड़ेगा फिंगर्स को, आउटवर्ड डायरेक्शन मिलेगी। और बी से ए में आप करोगे तो फिंगर्स को बी से ए की तरफ कर्ल करोगे तो थंब अंदर की तरफ डायरेक्शन देगा। ठीक है? तो अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये फिंगर्स को कर्ल करने वाला होता नहीं है हमसे, हमें बहुत दिक्कत होती है। आप अभी समझा रहे हो, अभी इस टाइम समझ में नहीं आ रहा, और शायद में भी इस टाइम भी आपको कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा जो मैं क्लास ले रहा हूँ। तो उसके लिए बच्चे एक जुगाड़ है हमारे पास बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती हैं कि फिंगर्स को कर्ल कैसे करें। तो उसके लिए हमने एक सर्कल बना रखा है, एक सर्कल। कोई दिक्कत नहीं है, फिंगर्स कर्ल नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, दिख नहीं रहा। एक जुगाड़ है, अगर आपका एक वेक्टर है, जैसे ए क्रॉस बी करना है, अगर ए है आई के अलोंग और बी है जे के अलोंग, तो सी जो होगा, मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी होता है ना, तो सी जो होगा वो के अलोंग होगा। मतलब आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, आई एंड जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, के आएगा। तो ये एक्चुअली क्या होता है, सर्कल का रूल फॉलो करोगे तो राइट हैंड रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, थोड़ा सा और बताते हैं। देखो बच्चे, मान लो हमारा ए वेक्टर है आई और बी वेक्टर है जे, तो सी वेक्टर अपने आप क्या होगा, बच्चा वाला तीसरा वाला क्या हो जाएगा, अगर ये आई है और ये जे है तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। कोई डाउट किसी चीज को, किसी को स्टूडेंट? तो इसमें एक फायदा होता है, आपको हाथ से फिंगर्स को कर्ल करने की जरूरत नहीं है, आपको दिक्कतें नहीं आती इसको लेके। समझे मेरी बात को बच्चों? बोलो 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 बोलो। Yes, sir. के क्या होता है, के क्या होता है बच्चे, के जेड एक्सिस होता है, ध्यान ध्यान देना, कई बच्चों में शायद ना पता हो, ये होता है एक्स एक्सिस,
ये होता है y एक्सिस, ये होता है z एक्सिस। x एक्सिस को हम i से डिनोट कर सकते हैं, y एक्सिस को j से डिनोट कर सकते हैं और z एक्सिस को हम k से डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो a और b का क्रॉस प्रोडक्ट करें, a इज along a direction of x, b is acting along direction of y, then c will be in direction of z। ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। कोई बच्चा ये मत कहे कि लॉजिक है सर, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं आप सिर्फ कहानी सुन रहे हो, फिर से बता रहा हूँ। बट इससे सर्कल से फायदा क्या हो जाता है, आपको राइट हैंड रूल नहीं लगाना, फिंगर्स को कर्ल नहीं करना है, कुछ नहीं करना। अब क्या होता है कि क्या सिर्फ ऐसे ही कुछ होता है? नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आई जे के सर्कल ड्रॉ करें, तो अगर मैं आपसे कहूँ जैसे कि एक सर्कल है पूरा, मैं कहूँ कि हमें ए क्रॉस बी करना है, जो कि सी होता है। सी की डायरेक्शन बताओ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो मैं आपको बता दूंगा, इजीली आ जाता है। मान लो ए जे के अलोंग है, बी के अलोंग है, अब सी की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये जे हो गया इंटू के, जे क्रॉस के, जे इंटू के क्या होता है? रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? रिजल्ट है तीसरा बचा हुआ, और वो क्या है? आई। तो ये क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? बोलो बोलो बोलो। नो सर। बोलो। अब दिक्कत ये आती है, बच्चे कहते हैं सर अभी तो आप एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करके तीसरा आ जा रहा है, मतलब कि जैसे यहाँ पे भी आप देखो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जे हमारा, हमें जे क्रॉस के करना है, तो पहला हमारा जे था, फिर अपने आप के आ गया, और बचा हुआ क्या? आई आ गया। अब कोई बच्चा कहे कि सर ऐसा ना हो, अगर के क्रॉस जे होता तो क्या होता? भाई के क्रॉस जे होता तो ऐसे केस में हमें उल्टा चलना पड़ता, सर्कल को उल्टा, एरो के उल्टा चलना पड़ता। कैसे उल्टा चलना पड़ता? के क्रॉस जे, मतलब पहले ए अगर के अलोंग है, के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, और बी अगर वाई डायरेक्शन में, तो क्या होता है? पहले ये होता है दिस इनटू दिस इज इक्वल टू क्या आता? दिस आता। अब इसमें क्या होता है कि जब हम सर्कल के अपोजिट चलते हैं, तो जो डायरेक्शन हमें मिल रही है उसके आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। जैसे हमने के क्रॉस जे किया तो भी आई आया, और जे क्रॉस के किया तो भी आई आया, क्योंकि एक हो गया जे और एक हो गया के, तो बच्चा क्या? आई ही आया। बट फर्क क्या हुआ कि के से जे जाओगे तो उल्टा जा रहे हो आप, उल्टा डायरेक्शन में उल्टा जा रहे हो, तो आपको यहाँ आई नहीं, यहाँ क्या लेना पड़ेगा? माइनस आई लेना पड़ेगा। बोलो बच्चे, समझे या नहीं समझे इस बात को? बोलो 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 बोलो। Yes, sir. थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा बताते हैं बच्चे। चक्कर ये हार्ड है बच्चे, मैं साफ और सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, ये बहुत हार्ड चीजें हैं, ये बहुत दिक्कत क्रिएट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आफत है, बहुत बड़ी आफत है बच्चे। साफ बोलूँ तो मेरे को अपने टाइम में भी बिल्कुल नहीं समझ में आता था, बहुत दिक्कत होती थी अब इसे समझने में, और ये बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। बट आप इसे आँखें खोल के समझने की कोशिश करो, आप समझ जाओगे फिर भी। अगर आप पूरी पूरी कोशिश अपनी झोंकोगे, तो आप समझ जाओगे। बट ये आफ़त की चीज़ है, मतलब अगर आपके साथ दिक्कत है तो इसका मतलब ये मत मानना आपको आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, ये टॉपिक के साथ ही प्रॉब्लम है। इस चीज़ का ध्यान रखना, टॉपिक इज़ वेरी हार्ड। ये आई है, ये जे है। तो आई और जे क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। बट मान लो कि हमें बी क्रॉस ए निकालना है। ऐसे केस में बी क्रॉस ए क्या आएगा? अगर जैसे ए क्रॉस बी हमारा अगर देखा जाए, तो के आया हमारा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू के, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या आएगी बताना? बी क्या है मान लो? ये है जे। बी क्या हो गया? जे। यार थोड़ा लाइट पेन लेते हैं। जे क्रॉस आई, मतलब उल्टा जा रहे हैं, और वो क्या आएगा फिर? उल्टा जा रहे हैं तो माइनस क्या आएगा? कोई डाउट बच्चों? बोलो इस चीज को, बोलो भाई बोलो। नो सर। हेलो। No, sir. अगर आप इस सर्कल के रिवर्स जा रहे हो तो अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इसमें हाथ से भी कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो, बट चक्कर है मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी आप वैसे देख ही नहीं पा रहे हो कि राइट हैंड रूल लगना कैसे है, और वैसे भी ये रूल ज्यादा मेरे को सही लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, तो ये ज्यादा मैं फेवर करता हूँ। तो इससे आपको एक चीज ये भी समझ में आई कि ए क्रॉस बी अगर के आया तो ए बी क्रॉस ए माइनस क्या आया, मतलब कि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट आती है। तो ये बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा थोड़ा आइडिया है इसके बारे में।
क्रॉस प्रोडक्ट बता रहे हैं, ये मतलब डायरेक्शन एक्चुअली क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट की सारी कहानी डायरेक्शन की होती है, मैग्नीट्यूड का कोई दिक्कत नहीं आता क्रॉस प्रोडक्ट में, नॉर्मली हो जाता है, मैग्नीट्यूड अमाउंट निकल आता है। किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में इसमें डायरेक्शन की काफी आफत रहती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तीसरी क्वांटिटी वेक्टर होती है, उसकी डायरेक्शन को लेके बहुत दिक्कतें आती हैं। अच्छा, अभी यहाँ तक हमने सीख लिया काफी कुछ, आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो अब देखो अच्छे एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम ए क्रॉस बी लिखते हैं वो सी होता है, और एक्चुअल में क्या है कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, ये तो वेक्टोरिकली फॉर्मूला है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ए बी सी जो होता है वो ए बी साइन थीटा या साइन फाई होता है। तो अब कोई आपको मैग्नीट्यूड निकालने में कोई इतनी आफत नहीं है किसी वेक्टर की। अब जैसे मान लो हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि इफ यू हैव अ वेक्टर ए विच इज 2i plus 2j plus 3k, and we have a vector b which is 2i plus 5j plus 6k। तो मैं कहूँ कि इन दोनों से मल्टीप्लाई होके एक तीसरा वेक्टर बनता है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होके जो सी बनता है, जो कि इन दोनों के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से बनता है। और तीसरा जो क्वांटिटी है वो भी वेक्टर ही है, बट हमें उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं निकालनी, आई जे के फॉर्मेट में नहीं निकालना, ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ थोड़ी आफत कम है। कोई बच्चा बताएगा यहाँ आफत कम क्यों है? वाई? इट इज इजियर टू कैलकुलेट डायरेक्ट मैग्नीट्यूड। अगर आपको कंप्लीट वेक्टर में निकालना है तो ज्यादा दिक्कत है, डायरेक्शन वायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फायदा होता है बच्चों कि जैसे अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो आप यहाँ से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल के पुट कर दो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमने आपको बता रखा है कि उसमें जो आई वाले का होता है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस जे वाले का स्क्वायर करते हैं, प्लस के वाले का स्क्वायर करते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बी का भी आ जाएगा। इन दोनों में एंगल भी निकाल सकते हैं। हमने अपने 6 चैप्टर में पढ़ा था किसी दो वेक्टर में एंगल कैसे निकालते हैं, तो इजीली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि अगर आपसे ऐसा पूछा ही ना जाए, आपसे सीधे सीधे पूछा जाए कि सी का मैग्नीट्यूड ना बताओ, सी वेक्टर ही बताओ सीधे सीधे, अगर आपको दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके तीसरा पूरा पूरा ही वेक्टर ही चाहिए, तो ऐसे केस में हमें एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चे फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये कहानी थोड़ी स्प्लिट स्प्लिट होके हो रही है, मतलब ऐसा है स्प्लिट स्प्लिट होके हो रही है कि पुरानी कहानी को हम अभी जोड़ेंगे, मतलब यहाँ तक की चीज सस्पेंस में है। अब हम आपको फॉर्मूले के बाद बताएंगे कि ये चीज हम पढ़ क्यों रहे थे, ये सब क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। बट एक्चुअली क्या है, मैं अभी ये चाहता हूँ आपको फॉर्मूला अभी डिराइव ना करके बताया जाए, सीधे यूज बताया जाए। जैसे मान लो एक वेक्टर है। अब देखो अच्छे एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद से दिमाग को फिर से क्लियर कर लो। ये मान लो कि आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हेलो 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 हेलो। देखो यार एक्चुअली क्या होता है कि हम दो चीज अलग अलग पढ़ के उसको लिंक करने वाले हैं। तो वो जो चीज पढ़ी उसको समझ लो भूल गए आप, फिर से मैं उसको अभी ये बताऊंगा, फिर इन दोनों को कोरिलेट कराऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये हुआ क्या या पढ़ाया क्या। सर आप म्यूट हो।